आज हम दूसरी विचारधारा आदर्शवाद या प्रत्ययवाद या आइडियलिज्म पर चर्चा करेंगे। राजनीतिक चिंतन के इतिहास में आदर्शवाद या प्रत्ययवाद का महत्वपूर्ण स्थान है, अतः इसका सांगोपांग विवेचन करना समसामयिक या प्रासंगिक बन जाता है। राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत को विविध नामों से जाना जाता है। यह राज्य के आदर्श स्वरूप को प्रस्तुत करता है, फलतः इसे आदर्शवाद या आइडियलिज्म नाम दिया गया है। प्रसिद्ध विद्वान हाउस इसे दार्शनिक सिद्धांत कहकर पुकारते हैं। गैटिल ने इसे नैतिक सिद्धांत नाम दिया है। बोसांके ने इसे अति भौतिक सिद्धांत या आध्यात्मिक सिद्धांत कहा है। सीएम जोर ने इसे निरंकुशतावादी या सर्वसत्तावादी सिद्धांत कहा है और मैकावेर ने इसे रहस्यात्मक सिद्धांत मिस्टिकल थ्योरी कहा है। अर्थ एवं परिभाषा। आदर्शवाद सिद्धांत राज्य को देवतुल्य मानता है, जैसा कि हीगल ने कहा है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वरीय स्वरूप है। इसके लिए राज्य सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, निरंकुश, अभ्रांत, न्यायप्रिय, नैतिक मापदंडों का सृष्टा व लोकपाल है। इसके लिए राज्य साध्य और व्यक्ति उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए साधन मात्र है। राज्य का विरोध अधर्म है। इसके लिए जो यथार्थ है वह तर्कसंगत है, वह यथार्थ है। राज्य समस्त सभ्यता एवं प्रगति का आदि स्रोत है। मुसोलिनी कहते हैं कि राज्य व्यक्ति के ऐतिहासिक अस्तित्व की सर्वव्यापी आत्मा एवं इच्छा है। आदर्शवादी सिद्धांत के प्रमुख लेखक प्लेटो, अरस्तु, रूसो, हीगल, कांट, फिटसे, ट्रिस्टे, निस्टे, बर्नहोड आदि हैं। कांट, टीएच ग्रीन, बोसांके, ब्रेडे आदि लेखक आदर्शवाद के उदार स्वरूप का समर्थन करते हैं। आदर्शवादी सिद्धांत की व्याख्या। प्लेटो तथा अरस्तु आदर्शवादी सिद्धांत का उद्भव या विकास महान चिंतक प्लेटो के नाम से जुड़ा हुआ है। प्लेटो सभी आदर्शवादी लेखकों का पिता है। उसने अपनी रचना रिपब्लिक में आदर्श राज्य का चित्रण किया है। अरस्तु भी एक आदर्शवादी विचारक है। ये दोनों ग्रीक लेखक राज्य को स्वाभाविक और आवश्यक संस्था मानते हैं। अरस्तु का मत है कि राज्य का उद्भव जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है, परंतु उसका अस्तित्व अच्छे जीवन के लिए विद्यमान है। प्लेटो और अरस्तु दोनों के लिए राज्य अपने सर्वोच्च रूप में एक नैतिक संस्था है। राज्य सच्चा है, एक सद्गुण संपन्न जीवन की साझेदारी है। प्लेटो कहते हैं कि राज्य वृक्षों या चट्टानों से उत्पन्न नहीं होते, ये व्यक्तियों के चरित्र से निर्माण होते हैं जो उसमें निवास करते हैं। अरस्तु के अनुसार राज्य नैतिक जीवन में आध्यात्मिक समुदाय है। हीगल के लिए राज्य पृथ्वी पर ईश्वरीय रूप है, यह दैवीय भावना है। वह संसार की वास्तविक आकृति एवं संगठन के रूप में अभिव्यक्त होती हुई देव इच्छा है। ट्रिस्टे ने कहा है कि व्यक्तियों का एक ही कर्तव्य है, राज्य के समक्ष नतमस्तक होकर उसकी पूजा करना। और हीगल कहते हैं कि युद्ध निरपेक्ष बुराई नहीं है, युद्ध स्वयं में सद्गुणी क्रिया है। हीगल की धारणा है कि सभी अवसरों पर, विशेषतः युद्ध काल में, राज्य अपने नागरिकों पर पूर्ण अधिकार का प्रयोग कर सकता है। टीएच ग्रीन उदार आदर्शवादियों का पिता है। कांट और ग्रीन ने राज्य को आदर्शवादी बताते हुए भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का लोप नहीं होने दिया है। अब हम देखेंगे आदर्शवादी सिद्धांत के कुछ मूल लक्षण या विशेषताएं। सबसे पहला इसमें राज्य साध्य है, व्यक्ति साधन है। राज्य व्यक्ति का व्यापक या वृहत रूप है। राज्य एक नैतिक संस्था है। राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। आदर्श राज्य की आंशिक या सावयव अवधारणा का प्रतिपादन करता है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वरीय रूप है। राज्याज्ञाओं की अनुपालना करना व्यक्ति का धर्म व अवज्ञा अधर्म है। राज्य और समाज में कोई भेद नहीं है। राज्य समाज का सर्वोत्कृष्ट रूप है। राज्य स्वतंत्र इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता राज्य के अंदर है, राज्य के बाहर नहीं। यह राज्य की सर्वोच्चता का सिद्धांत प्रतिपादित करता है। राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने वाला व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं है। ग्रीन अत्यंत सीमित अर्थों में व्यक्ति के प्रतिरोध के अधिकार को स्वीकार करता है। राज्य के कर्तव्य इच्छा और नैतिकता के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। अधिकार सामान्य चेतना की उपज है, प्रकृति या विधि की नहीं। युद्ध सर्वश्रेष्ठ स्थिति है, परंतु ग्रीन युद्ध को अपूर्ण राज्य का चिन्ह और निर्दय आवश्यकता मानता है। राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा है। राज्य ही अधिकारों का सृष्टा या प्रतिपादक है। आदर्शवाद व्यक्ति या राज्य में किसी भी प्रकार का अंतर स्थापित नहीं करता। राजनीतिक या नैतिक कर्तव्यों में किसी प्रकार का अंतर स्थापित नहीं किया जा सकता। राज्य सामान्य इच्छा का प्रतीक है। वहीं इसके आलोचक कहते हैं निरंकुश है।
आदर्शवादी सिद्धांत राज्य को साध्य मानता है और व्यक्ति को साधन। दूसरा है, यह स्वतंत्रता का विरोधी है। यह सिद्धांत व्यक्ति की स्वतंत्रता को राज्य पर बलिदान कर देना चाहता है। यह व्यक्ति को राज्य के कार्य के नैतिक औचित्य की जांच करने का अधिकार नहीं देता है। हीगल और हॉब्स कहते हैं कि स्वतंत्रता और कानून को एक बताकर हीगल ने स्वतंत्रता के सिद्धांत को कुंठित कर दिया है। नेक्स्ट है औदारवादी। आलोचक इस सिद्धांत के इस कथन को स्वीकार नहीं करते कि राज्य की इच्छा के अंतर्गत व्यक्ति की इच्छा शामिल है। लोस्की कहते हैं कि राज्य की इच्छा सरकार की इच्छा और सरकार कुछ व्यक्तियों का समूह है। आदर्श राज्य की स्थापना स्वर्ग में ही की जा सकती है, पृथ्वी पर ऐसे राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। नेक्स्ट है, राज्य समाज नहीं है। आदर्शवादी राज्य और समाज को एक मानते हैं, परंतु ये असत्य है। राज्य और समाज भिन्न है। मैकावर कहते हैं कि राज्य समाज में विद्यमान होता है, परंतु समाज का रूप तक नहीं होता। राज्य समाज का एक अंग है, वह पूर्ण समाज नहीं है। कोरी कल्पना की उड़ान मात्र। मैकाइवर और जिन्सबर्ग जैसे लेखक आदर्शवाद को कोरी कल्पना मानते हैं। मैकाइवर कहते हैं कि जिस प्रकार विद्यार्थियों के समूह से किसी नए विद्यार्थी की उत्पत्ति नहीं होती या पशुओं का रेवड़ स्वयं पशु नहीं होता, उसी प्रकार राज्य व्यक्तियों का समूह अवश्य है, परंतु वह स्वयं व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति विवेक और मनोवेग का पुतला है। आलोचक कहते हैं कि आदर्शवादी स्कूल के बुद्धिवाद की आलोचना करते हैं। उनका कहना है कि आदर्शवादी सचेत इच्छा और तर्कयुक्त मस्तिष्क पर आवश्यकता से अधिक बल देते हैं और वह भूल जाते हैं कि इच्छा और विवेक का क्षेत्र होते हुए भी व्यक्ति मनोवेगों, मनोभावों और प्रेरणाओं से कार्य करता है। मूल्यांकन में हम कह सकते हैं कि जहाँ तक आदर्शवादियों ने राज्य को गौरव का गान किया है, उसके समस्त मानव संस्थाओं में ऊंचा उठाया है और श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति के लिए उसकी अनिवार्यता को स्वीकार किया है। आइए अब हम देखते हैं कि एक आदर्श राज्य के क्या उद्देश्य हैं। पहला है, राज्य स्वयं में साध्य है। राज्य को स्वयं में साध्य मानने वाले लेखक राज्य के उद्देश्य को ही व्यक्ति के उद्देश्य मानते हैं। उनके लिए व्यक्ति और राज्य में उसी प्रकार का संबंध है जिस प्रकार अंगों का शरीर के साथ। व्यक्ति बनाम राज्य जैसी कोई चीज नहीं है। इनके लिए राज्य को चेतना व्यक्ति की चेतना है। राज्य वृक्षों और चट्टानों से उत्पन्न नहीं होते, ये व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होते हैं और उसमें निवास करते हैं। प्लेटो कहते हैं कि राज्य सद्गुण और इच्छा में साझेदारी है। अरस्तु का मत है कि राज्य का उद्भव जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है और वह अच्छे जीवन के लिए विद्यमान है। हीगल राज्य को स्वयं में साध्य मानता है। उनके लिए राज्य संपूर्ण विवेक है। हीगल के अनुसार राज्य पृथ्वी पर ईश्वरीय रूप है। राज्य नैतिक मापदंडों का सृष्टा है। फांसीवादी और नाजीवादी सर्वसत्तावादी व्यवस्थाओं में राज्य, राष्ट्र या जाति एक जैसी काल्पनिक अवधारणा है। मुसोलिनी कहते हैं कि राज्य व्यक्ति के ऐतिहासिक अस्तित्व की सर्वव्यापी आत्मा और इच्छा है। फोसिज्म की कहावत प्रसिद्ध है कि प्रत्येक चीज राज्य के अंदर है, कोई चीज राज्य के बाहर नहीं है और कोई भी चीज राज्य के विरुद्ध नहीं है। साम्यवाद में स्वतंत्रता नाम की कोई चीज नहीं है, वह संकलित सामुदायिक जीवन की स्वतंत्रता है। मार्क्स और एंजल्स कहते हैं कि समुदाय में ही व्यक्ति की स्वतंत्रता संभव है। दूसरा है, राज्य एक साधन है। राज्य को साधन मानने वाले लेखक राज्य और व्यक्ति में भेद करते हैं। इनके लिए राज्य स्वयं में साध्य नहीं, बल्कि मानवता के हितों या मानव के हितों की पूर्ति के लिए एक साधन मात्र है। अराजकतावादी में क्रोपोटकिन और बोकनिंग जैसे अराजकतावादी लेखक राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं। ये राज्य को अनुपयुक्त, अनावश्यक, अवांछनीय या अस्वाभाविक संस्था मानते हैं। ये राज्य को एक हानिकारक स्वतंत्रता मानते हैं जिसने सभ्यता और मानवता को पतन की ओर धकेला है। क्रोपटिन कहते हैं कि समस्त सरकारें, चाहे उनका स्वरूप राजतंत्रात्मक हो, वैधानिक हो या गणतंत्रात्मक हो, कुलीन वर्ग हो, पादरियों या व्यापारिकों के हितों की बलपूर्वक रक्षा करती है। व्यक्तिवादियों में जेएस मिल और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे व्यक्तिवादी लेखक राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं। विलोबी कहते हैं कि मानव स्वभाव की दुर्बलताओं के लिए ही राज्य की सत्ता की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं। टीएस ग्रीन कहते हैं कि राज्य के आधार के संबंध में मुख्यतः दो विचार पाए जाते हैं। एक विचार यह है कि राज्य का आधार शक्ति अथवा पशु शक्ति है, और दूसरा यह है कि राज्य का आधार इच्छा अर्थात सामान्य चेतना की सामान्य इच्छा है। टीएच ग्रीन का मत है कि मानव चेतना स्वतंत्रता की कल्पना करती है और स्वतंत्रता में अधिकार सम्मिलित है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। तो पहला है, राज्य का आधार शक्ति है।
इस विचार के समर्थकों का मत है कि राज्य शक्ति का शिशु है। लेखक कहते हैं कि राज्य का आरंभ शक्ति द्वारा व्यक्ति को पकड़ने और उसे दास बनाने में, अपेक्षाकृत दुर्बल कबीले की विजयी करने तथा उसे अपने अधीन करने और श्रेष्ठ शारीरिक बल प्रयोग द्वारा स्वामित्व स्थापित करने से हुआ है। धर्मगुरु भी राज्य को क्रूर बल की उपज मानते हैं। महात्मा गांधी जैसे दार्शनिक अराजकतावादियों का मत है कि राज्य संगठित हिंसा का प्रतीक है। राज्य को शक्ति का शिशु मानने वालों का कहना है कि शक्ति मानव की भूख है, प्रतिद्वंद्विता और प्रतिस्पर्धा उसकी स्वाभाविक प्रकृतियां हैं। सर्वोपरि बचे रहने, जिसकी लाठी जिसकी भैंस के नाम के सिद्धांत से जाना जाता है और इसे अति मानवता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। राज्य को शक्ति पर आधारित करने वाले लेखक शक्ति को संगठन, व्यवस्था, अधिकार और न्याय आधार मानते हैं। इनका कहना है कि शक्ति अर्थात युद्ध औचित्य की कसौटी है, अर्थात युद्ध सही गलत, उचित अनुचित, न्याय अन्याय को निश्चित करने के लिए सबसे अच्छा साधन है। मुसोलिनी और हिटलर दोनों युद्ध के उपासक थे। उनके लिए युद्ध सभी चीज़ों की उत्पत्ति है। उनका कहना है कि युद्ध में ही व्यक्ति महान बनता है और शांति में मानवता नष्ट होती है। मैकियावेली राज्य को शक्ति व्यवस्था कहता है। होब्स का संप्रभु या लेवियाथन शक्ति का अवतार है। होब्स लिखता है कि तलवार के भय के बिना समझौते केवल शब्द मात्र हैं जो मानव को सुरक्षित नहीं रख सकते। दमनकारी शक्ति के भय के बिना शब्दों के बॉन्ड इतने कमजोर हैं कि वे व्यक्ति की इच्छा, लालच, क्रोध और भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते। मॉर्गनथाउ का प्रसिद्ध कथन है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सभी राजनीति की भांति शक्ति के लिए संघर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अंतिम उद्देश्य चाहे कुछ भी हो, शक्ति सर्वदा तात्कालिक उद्देश्य होता है। दूसरा है राज्य का आधार इच्छा है। इसमें टी.एच. ग्रीन के इस विचार से सहमत नहीं कि राज्य शक्ति का शिशु है। वह इस विचार से भी सहमत नहीं है कि राज्य के उद्देश्य स्थायित्व और विकास के लिए शक्ति अनिवार्य है। ग्रीन शक्ति को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता। ग्रीन कहता है कि राज्य का आधार मानव चेतना की सामान्य इच्छा है और सामान्य इच्छा सामान्य कल्याण की इच्छा है। वेपर कहते हैं कि ग्रीन की सामान्य इच्छा राज्य निर्माण की सामान्य इच्छा है, राज्य की इच्छा नहीं है। आगे ग्रीन ने कहा है कि राज्य शक्ति, अधिकारों और कर्तव्यों की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए है, ये समाज विरोधी तत्वों को दबाने के लिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं है। इसलिए ग्रीन कहते हैं कि शक्ति का वैध प्रयोग ही राज्य को स्थायी और प्रगतिशील बनाता है। ग्रीन कहते हैं कि शक्ति पर आधारित संस्थाएं अंततः नष्ट हो जाती हैं। नैतिक और राजनीतिक अधीनता का एक ही स्रोत है और वह है सामान्य चेतना की सामान्य कल्याण की भावना, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की चेतना और कल्याण शामिल होता है। ग्रीन सामाजिक सुदृढ़ता की भावना ही राज्याज्ञाओं के अनुपालन को प्रेरणा देती है। वो कहते हैं कि जो चीज़ मानव को समाज के साथ बांधती है वह दंड का भय नहीं, वह किन्हीं बाह्य लोभों को प्राप्त करने की इच्छा नहीं, वह तो उसकी स्वयं की प्रवृत्ति है जो उसे उससे बांधती है। यह विश्वास की कानून समाज के कल्याण के लिए है और संप्रभु उस समाज की सामान्य चेतना की सामान्य इच्छा को प्रकट करने के लिए मानव के उसके आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य करती है। साधारणतः आज्ञा पालन का आधार जो समाज अधिकांशतः भाग निश्चित संप्रभु को देता है वह उस संप्रभु की पशु शक्ति नहीं बल्कि स्वयं समाज की सामान्य चेतना की सामान्य इच्छा है। संप्रभुता सामाजिक संबंधों की उत्पत्ति है, ये सामान्य कल्याण की सामान्य इच्छा है। ग्रीन राज्य की सर्वोच्च शक्ति को स्वीकार तो करता है परंतु वह उसे ईगल की भांति वंदनीय नहीं मानता है। सामान्य इच्छा में राज्य जो है वह सामान्य इच्छा में है, न कि होब्स का लेवियाथन वह समुदायों का समुदाय है। यह एक नैतिक अपराध है, यह एक अपूर्ण राज्य का चिन्ह है, यह पूर्ण राज्य का चिन्ह नहीं है। जहाँ हीगल के लिए युद्ध मानव जाति के अस्तित्व और विकास के लिए अनिवार्य है, वहीं ग्रीन के लिए यह मानव जाति के विनाश का साधन है। यह निंदनीय और तजात्य है। ग्रीन युद्ध को केवल निर्दयी आवश्यकता के रूप में स्वीकार करता है, राज्य के आवश्यक गुण के रूप में नहीं। अंत में सारांश में हम कह सकते हैं कि राज्य के आधार शक्ति नहीं इच्छा है, यह सामान्य चेतना की सामान्य इच्छा है जो एक साथ स्वतंत्रता, अधिकार और राज्य की मांग करती है। थैंक यू।